हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया, ठीक। चलो, तो आज हम पढ़ेंगे कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बेसिक आइडिया लिया था, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, ठीक है। उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था थोड़ा बहुत, ठीक, बेसिक बिल्कुल। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से पढ़ेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बेसिकली दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। जिसको थोड़ा आइडिया कम है तो वो डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक करें, वहाँ पे मिल जाएगा लिंक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के ऊपर, ठीक है। अच्छे से पढ़ो वहाँ पे, फिर इसको भी देखो। तो यहाँ पे देखो, तो दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि देखो, जैसे मान लो डिस्क्रीट का मतलब क्या आता है, अलग अलग पॉइंट पे हमें स्पेसिफिक लोकेशन पता होगी, ठीक। तो मान लो कि भाई हमारे पास अलग अलग पॉइंट पे चार्जेस रखे हुए जिनकी सबकी हमें लोकेशन पता है, Q1 Q2 Q3 अप टू n नंबर ऑफ चार्जेस से रखे हुए हैं, और एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0। टेस्ट चार्ज पता है ना, अभी डिस्कस किया था, ठीक। कि इसके ऊपर हमें यहाँ इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमें इस पॉइंट पे चार्ज चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक पॉइंट से ही काम चल जाएगा कि भाई इस पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक। तो देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे, इसकी वजह से होगी, इसकी वजह से होगी, और इसकी वजह से भी होगी। तो देखो, याद करो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस, याद है क्या बोलता था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? नहीं याद है तो अभी कूलॉम्स लॉ पढ़ो, पहले डिस्क्रिप्शन में देखो, लिंक मिल जाएगा, ठीक। वो बोलता था कि चलो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर मान भी लेते हैं तो बोलता था भाई इस पॉइंट पे जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस, ऐसे कुछ बोला था, वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। तो देखो ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी वही होता है, ठीक। तो जैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, F को क्या लिख सकते हैं, Q0 इंटू ई लिख सकते हैं। अब Q0 तो सब में कॉमन ही आना है, Q0, तो ये क्या हो जाएगा, 1 की वजह से, 2 की वजह से, अप टू nth चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, Q0 से Q0 गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट क्या हो गई, E1 प्लस E2 वेक्टर फॉर्म में अप टू En। तो ये भी सेम एक तरह से वही है जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस पढ़ा था हमने फोर्स के केस में, कि किसी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज द वेक्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल चार्जेस, ठीक। अब देखो ध्यान से, चलो डिस्टेंस मान लो, सपोज ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये Rn है। तो फॉर्मूला इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, देखो K सब में आएगा, फॉर्मूले में K आ जाएगा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो E1 की वजह से क्या हो जाएगी, K बाहर है, Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर इंटू R1 कैप, प्लस इसकी वजह से क्या हो जाएगी, Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू R2 कैप, और nth वाली की वजह से क्या हो जाएगी, Qn अपॉन Rn का स्क्वायर इंटू Rn क्या, वेक्टर फॉर्म में लिखा मैंने सारा, आप चाहो तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सबको जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा K समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 to n Qi Ri का स्क्वायर इंटू Ri कैप। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। वैसे इस फॉर्मूले की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि भाई हमें क्या करना है, सबको निकालना है और वेक्टर फॉर्म में क्या कर देना है, सीधे सीधे ऐड कर देना है, सिंपल, ठीक। आगे बात समझ में, चलो थोड़ा सा आइडिया और लेते हैं इसको न्यूमेरिकल से समझ के, ठीक। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, इससे थोड़ा आपका आइडिया जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक। द राइट एंगल बीइंग एट बी पे राइट एंगल है, -256 प्लस 288 प्लस 81 यूनिट्स, यहाँ पे कूलम ले, माइक्रो कूलम, कुछ भी हमने यूनिट्स पे जनरल बात की है, ठीक है। यूनिट्स आर प्लेस्ड एट ABC पे इतने इतने कूलम के चार्ज रखे हुए हैं
ए पे कितना है 256 माइनस में, ये यहाँ पे बी पे 288 और सी पे 81 यूनिट्स का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ़ ए बी ये 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम बी ऑन ए सी। ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, यहाँ पे भी, ठीक। तो हमें इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो चलो पहले स्क्रीन पॉज करके खुद ट्राई करो एक बार, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। हुआ किसी से? हुआ तो वेरी गुड, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, देखते हैं, चलो आ जाएगा समझ में। देखो ध्यान से, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखो ध्यान से बेटा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा कौन कौन, ये लगाएगा, ये लगाएगा और ये लगाएगा, तीनों की वजह से होगी, ठीक है। बट हमें एक चीज़ समझनी है कि अगर मैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे बात करूँ तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे क्या एडी डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखना चाहूँ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए एट पॉइंट डी क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, तो देखो क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा के, ठीक है, ऑब्वियसली के मीडियम पे डिपेंड करेगा, और क्यू कितना है 256। अब मैंने माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं इसकी वजह से डायरेक्शन क्या लेने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है ना। तो देखो वेक्टर क्वांटिटी में पहले भी समझाया था मैंने कि डायरेक्शन ले लेंगे हम नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो फिर जब उसके फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड वाली बात करेंगे तो वहाँ पे उसके माइनस साइन को वहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 256 अपॉन ए डी का स्क्वायर। तो अभी मेरे को रिक्वायरमेंट है ए डी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलो अगर मैं बी वाले पॉइंट की वजह से लिख दूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी एट पॉइंट डी क्या हो जाएगी, के 288 डिवाइडेड बाय बी डी का स्क्वायर। तो हमें बी डी की वैल्यू भी चाहिए, अभी दोनों नहीं है हमारे पास, ठीक। डायरेक्शन क्या होगा इसकी वजह से, बी की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, रेडियल डायरेक्शन ही होता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये ए ड्यू टू डी है, ये ए ड्यू टू बी पे डी की वजह से, डी पे सॉरी बी डी, ठीक है, समझिए। तो यहाँ पे फिर हमें बी डी भी निकालना है, अभी हमें ए डी नहीं है हमारे पास, ठीक है, बी डी नहीं है, ठीक है। सी की वजह से निकालेंगे, तो सी कितना होगा, सी की वजह से डायरेक्शन क्या होगा, सी की वजह से देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो किधर डायरेक्शन होगा, इसी इधर ही होगा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव से भी इधर, पॉजिटिव से भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड टू सी एट डी, सी डी बोल लो उसको, क्या दिक्कत है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका, ई सी डी, नोट करते रहो साथ में, हो जाएगा 81 अपॉन सी डी का स्क्वायर। तो सी डी भी नहीं है मेरे पास, देखे, तो ए डी भी नहीं है, बी डी भी नहीं है और सी डी भी नहीं है, ठीक है। यूनिट्स में हो जाएगी यूनिट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जो है ये हमें, इसका मतलब ये लेंथ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ किसका करेंगे, मैथमेटिक्स का करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से 4 3, तो ये पूरी AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताना जरा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4, पाइथागोरस, सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, AC हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में लिया था ना, ठीक है। चलो तो अब हमें बाकी चीज़ें निकालनी है, तो AC आ गई 5 सेंटीमीटर, तो अगर मैं इन दोनों में से कोई एक भी निकाल लूँ तो माइनस करके 5 से निकल जाएगी दूसरी वाली, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ से अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखो ध्यान से, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अगर मैं इनर ट्रायंगल की बात करूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे उसके लिए, बी डी अपॉन ये 90 डिग्री ना यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा उसके लिए बी सी। तो बी डी की जो वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी, बी डी की वैल्यू कितनी मिलेगी, बी डी की वैल्यू मिलेगी बी सी साइन थीटा। तो मुझे थोड़ा समझ आया, बी डी की वैल्यू मिलेगी बी सी साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ मैं, ध्यान से देखो, अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल में बात करूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है,
क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है, इस बार वाले ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5, 4/5। तो साइन थीटा की वैल्यू होगी 4/5। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू हमें मिल गई 4/5 बी सी, 4/5 बी सी, और बी सी की वैल्यू पता है हमें 3 सेंटीमीटर। तो ये जाएगा 4 3 जा 12, 12/5 सेंटीमीटर। तो हमें बी डी की वैल्यू मिल गई 4/5, सॉरी बी डी की वैल्यू मिल गई 12/5 सेंटीमीटर। 4 3 है ना बी सी की वैल्यू, तो 4 3 जा कितना होता है 12 होता है। तो वही बी डी की वैल्यू हमें निकल गई यहाँ से। चलो एक काम हो गया। ठीक, अब बात करेंगे सी डी की वैल्यू पे। तो अगर इनर ट्रायंगल में बात करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब तो सीधे लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस सी डी अपॉन बी सी। और कॉस थीटा अगर आउटर ट्रायंगल से बात करूँ तो क्या हो जाएगा, बेस 3/5 हाइपोटेनस 5। ठीक है, अब बी सी की वैल्यू तो 3 है, तो सी डी इज इक्वल टू डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं 3/5 इंटू बी सी, और बी सी की वैल्यू कितनी है 3, तो हो जाएगा 9/5 सेंटीमीटर। तो सी डी की वैल्यू भी मिल गई और बी डी की वैल्यू भी मिल गई। सी डी की वैल्यू कितनी है 9/5 सेंटीमीटर। नोट करते चलो साथ में। ठीक, अब सी डी मिल गया, बी डी और बी डी भी मिल गया, बचा है ए डी। ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए डी की वैल्यू तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। ए डी की वैल्यू हो जाएगी ए सी माइनस सी डी। ए सी कितना है 5 माइनस 9/5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 कितना होता है 25 माइनस 9/16/5 सेंटीमीटर। देखो ना 16 प्लस 9 कितना होता है 25 होता है। ठीक है, तो 16/5 सेंटीमीटर। तो हमें तीनों चीज़ें यहाँ से मिल गई। ए डी की वैल्यू कितनी मिल गई 16/5 सेंटीमीटर। डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम फ्रैक्शन में रखेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो बी डी सी डी और ए डी हमें तीनों मिल गए। तो अब हमें क्या करना है, इनको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और वैल्यू निकालनी है। ठीक, चलो तो यहाँ पे ई बी डी कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा के क्यू कितना है बी डी की वजह से, बी डी में क्यू कितना है 288 अपॉन बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, और ये कितना है क्या हो जाएगा के 288 अपॉन बी डी की जगह पे आ जाएगा 12/5। अच्छा ध्यान से देखो, सारा सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 12/5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा। ई सी डी कितना हो जाएगा के सी डी देखो के चार्ज कितना है उसमें 81 अपॉन सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के 81 अपॉन सी डी की वैल्यू कितनी है वो भी सेंटीमीटर में है, तो 9/5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ठीक, और ई ए डी कितना हो जाएगा के 256, पता है ना माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि डायरेक्शन ले लिया है, और ए डी का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के 256 डिवाइडेड बाय ए डी की वैल्यू कितनी है 16/5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो तीन वेक्टर एक साथ है, तीनों का वेक्टर एडिशन एक साथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दो दो करके करना है। अब देखो हमें ई ए डी और ई सी डी का डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम कुछ ऐसे ले सकते हैं, मान लो कि भाई ई डैश है। ठीक है, अब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो ई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई डैश हो जाएगा ई ए डी प्लस ई सी डी। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे ए डी और सी डी को, देखो दोनों ही वही तो हैं सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को ऐड करो। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखो कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि 0 डिग्री का एंगल है, तो 0 डिग्री में आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू 0 पे रिजल्टेंट क्या हो जाता है, ए प्लस बी के ही बराबर हो जाता है, तो सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो
इन दोनों को सी डी और ए डी को ऐड करें तो के कॉमन है, के कॉमन है। चलो देखो 10 की पावर -2 10 की पावर -2 का स्क्वायर है, 10 की पावर -4 दोनों में कॉमन है, बाहर ले लो 10 की पावर -4। ठीक, चलो तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा 81 अपॉन ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 ही होता है ना, और ये जाएगा 5 ऊपर तो कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा। ठीक, और दूसरा वाला और क्या हो जाएगा प्लस इसमें देखो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 और इसमें भी क्या हो जाएगा 25 ऊपर चला जाएगा। ठीक, देखो अब देखो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही थी कैलकुलेशन, यहाँ से देखो 81 से 81 गया, 250 से 256 गया, 25 भी कॉमन आ जाएगा तो 50 आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये ई डैश हो जाएगा हमारे पास 50 इंटू 10 की पावर 4 के। चलिए -4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारी ई डैश का मैग्नीट्यूड हमारे पास। ठीक है, टेक ऑब्वियसली यूनिट क्या होगी इसकी न्यूटन पर यूनिट करके हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यूनिट लिया ना हमने चार्ज का यूनिट वहाँ पे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं इतने यूनिट अलोंग डी ए डायरेक्शन या सी बी डायरेक्शन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सी ए डायरेक्शन, सॉरी सी ए डायरेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब ऐसे दिया होता है यूनिट वगैरह, ऐसे यूनिट लिखी होती है, मतलब यूनिट लिखा होता है एक्चुअली में वहाँ पे, तो वहाँ पे डायरेक्शन ऐसे शो कर सकते हैं कि अलोंग दिस अलोंग दैट। ठीक है, तो इस डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन बोलते हैं सी ए का डायरेक्शन या डी ए का डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो तो ई डैश हमारे पास आ गया इतना। ठीक है, अब हमें चाहिए ई बी डी के साथ। तो देखो ई डैश और ई बी डी के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा 90 डिग्री का। ठीक, तो चलो ई बी डी को भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, देखो सॉल्व करो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा ये के 288 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा साथ में, और ये 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और जो है ये 25 ऊपर चला जाएगा। अब इसको माइनस करते हैं, सॉरी इसको कैलकुलेट करें तो देखो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो गया ना, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 50 इंटू 10 की पावर 4 के अलोंग क्या ये बी डी डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो ध्यान से, बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा था हमें शुरू में कैलकुलेशन इसका कि सर चार्ज की वैल्यू तो इतनी बड़ी बड़ी दी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो सिंपल हो गया, देखो दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब दो इक्वल वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो क्या होता है रिजल्टेंट इक्वल है ना, देखो मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक, तो 90 डिग्री पे होंगे तो मैग्नीट्यूड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी उस पॉइंट पे वो हो जाएगी √ ई डैश का स्क्वायर प्लस ई बी डी का स्क्वायर। और याद करो जब 90 डिग्री पे होता था दोनों इक्वल होते तो √2 आ जाता था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 टाइम्स ऑफ ई डैश लिख सकते हैं या फिर ई बी डी भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी यहाँ पे मैग्नीट्यूड, सॉरी, तो जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 50 √2 इंटू 10 की पावर 4 के। ठीक है, इतनी ये इसका क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड आ जाएगा 50 √2 इंटू 10 की पावर के। अब इसका डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली इक्वल वेक्टर है तो रिजल्टेंट कहाँ होता है इक्वल वेक्टर के बिल्कुल मिड में, एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं भाई, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है तो 45 डिग्री पे ये 45 डिग्री पे होगा। और चाहे तो निकाल भी सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, वो tan बीटा वाला फॉर्मूला, पर यहाँ पे इसको डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan बीटा भी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इसको ऐसे ले जा सकते हो उठा के यहाँ पे ई डैश अपॉन ई बी डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे ये डायरेक्शन होगा फ्रॉम बी डी और या फ्रॉम ई डैश, कुछ भी लिख सकते हैं इसका डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो
देखने में लग रहा था कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन, लेकिन एक बार सही तरीके से हम इसको सॉल्व करें तो ईजिली सॉल्व हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। लेकिन यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जिसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में दिक्कत है तो पहले वो कूलॉम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से उसको अच्छे से पढ़े और फिर दोबारा इसको सॉल्व करें, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।